नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितम् मानं च तत्र यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते। महर्षि चरक इस सूत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आयुर्वेद की परिभाषा हमें प्रदान करते हैं और साथ ही कहा जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर जो रोगी हैं उन रोगी व्यक्तियों के विकार का प्रशमन करना, यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से और साथ ही स्वास्थ्य और जीवन के विज्ञान के दृष्टिकोण से आयुर्वेद एक संपूर्ण विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रहना भी सीखते हैं और इसी के साथ साथ रोगों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं उसके बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से संस्कृतायनम इस मंच के माध्यम से भारतीय आहार विज्ञान की सांस्कृतिक वैज्ञानिक परंपरा के इस चतुर्दश भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वैद्य कमलेश कुमार शर्मा महोदय का। महोदय भवतां स्वागतम। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदय का। महोदय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया से निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा जी का परिचय प्रदान करें। नमस्कार और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्ते। मैं आपको परिचय करवा दूं। आज हमारे बीच में जो वक्ता हैं, मुख्य वक्ता, हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हमारे पास प्रोफेसर वैद्य कमलेश कुमार शर्मा जी हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर और एचओडी पीजी स्टडीज इन स्वास्थ्य वृत्त एनआईए जयपुर में रहे हैं और अभी प्रो वाइस चांसलर हैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर में। आपने प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ, लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायटिक्स एंड योगा एंड नेचुरोपैथी में विशेषज्ञता हासिल की है। आपकी 35 वर्षों का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। आपकी अनेकों बुक्स पब्लिश हैं, आपके बहुत से आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं। आपने 50 से भी अधिक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, 15 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया है। आपने अनेकों गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं दूरदर्शन पर, आकाशवाणी में, पत्रिका और टीवी के माध्यम से। आपने जनमानस को अपने अनुभवों का लाभ सतत रूप से प्रदान करवाया है। आपको धन्वंतरी सम्मान 2013 में और भिषक श्री सम्मान 2019 में प्राप्त हुआ है। आप कई बॉडीज के मेंबर हैं, सीसीआईएम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप 2017 से 2022 तक के लिए। मेंबर एसएजी सीसीआरएएस न्यू दिल्ली के मेंबर हैं आप। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट श्री राव जोधपुर, डॉक्टर SRRAU जोधपुर में भी मेंबर हैं आप। मेंबर एडिटोरियल बोर्ड एनसाइक्लोपीडिया आयुर्वेद पब्लिश्ड इन 9th CCRAS, उसमें भी आप रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 2013-2015 से 18, इसमें भी आप मेंबर रहे हैं। आप फॉर्मर एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं जर्नल, कई जर्नल्स में 2006 से 2013 तक। इस प्रकार हम
सभी बहुत आभारी हैं आप जैसी विभूति को अपने मध्य पाकर। आपसे आपका प्रबोधन सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। कृपया आप आयुर्वेद हमारी प्रकृति और उसके अनुसार हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे ऐसा, और वह हम सभी के लिए उपयोगी होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा जी। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रय मुपेयुषे त्रयी त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। आज के इस कार्यक्रम के संचालिका डॉक्टर रश्मि जी, सूत्रधार डॉक्टर आशुतोष जी, इस आभासी कार्यक्रम, इस मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वान श्रोता, एक पावन उद्देश्य से लेकर के आयोजकों की ओर से आयोजन की ये श्रृंखला चलाई जा रही है। बताया गया है कि ये उसका 14वां सत्र है। इससे पहले 13 सत्र हो चुके हैं। अभी आज की परिचर्चा के लिए जो विषय आप लोगों ने तय किया हुआ है, आयुर्वेद, प्रकृति और आहार विहार। वस्तुतः यह विषय इतना सामान्य होते हुए भी बहुत विशेष है, और जब इस प्रकार की महामारी आती है तब तो हमें आत्मालोचन करने को फिर से मजबूर होना ही पड़ता है। पिछले जो सत्र हुए हैं उसमें आयुर्वेद से संबंधित कितनी बातें सामने आई होंगी, लेकिन कुछ साधारण से मूल सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए मैं व्यवहारिक सिद्धांतों के ऊपर आगे बढ़ूंगा तो एक पीठिका तैयार हो सकेगी। जिस प्रकार अन्यान्य ज्ञान धाराएं भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी हैं, उन सबका प्रयोजन मानव कल्याण है, मानव शांति, मानव आनंद, इसके लिए सारी ज्ञान धाराएं विकसित हुई हैं। और इसीलिए उन्हीं में से आयुर्वेद भी एक है। लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, और भारतीय दर्शन का जो मूल सिद्धांत यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, आयुर्वेद भी कहता है पुरुषोयम लोक सम्मित है, यावंत मूर्तिमंत भाव विशेषा लोके तावंत पुरुषे, यावंत पुरुषे तावंतो लोके। इस सृष्टि में सृष्टि के मूल तत्व जो भी हैं वे ही इस मानव मात्र के मूल तत्व हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पांच भौतिक सृष्टि में यह मानव शरीर पांच भौतिक, आयुर्वेदीय आचार्यों ने इसमें कुछ वैशिष्ट्य लिया। वैशिष्ट्य यूं लिया कि भारतीय दर्शन ने जिन बातों को स्वीकार किया कर रखा है उनमें से आयुर्वेद की दृष्टि से जो उपयोगी रहा उसको उन्होंने स्वीकार किया। कहीं कुछ उसमें संस्करण करने की आवश्यकता हुई तो वो भी किया। उदाहरण के लिए कहूं यदि, तो सांख्य दर्शन पंचविंशति तत्वात्मक इस शरीर सृष्टि को मानता है, लेकिन जब आयुर्वेद वालों ने विचार किया तो उन्होंने से चतुर्विंशतिवीं तत्वात्मक सृष्टि ही माना, और उसका और एक संक्षिप्त संस्करण करते उन्होंने षड धात्वात्मक शरीर, पंच महाभूत और चेतना, ऐसे करके ये 6 तत्व इन्होंने मानव शरीर के सृष्टि के लिए माने। तो भारतीय दर्शन का मूल होते हुए भी आयुर्वेदीय आचार्यों ने अपनी जरूरत, अपने क्षेत्र की आवश्यकता, उपयोगिता को देखते हुए उन दार्शनिक सिद्धांतों में जो कुछ आवश्यक लगा उसमें संशोधन करके इन्होंने स्वीकार किया। और ये बड़ी विशेष बात है कि जहां दर्शनों के प्रायोगिक पक्ष को थोड़ा कठिन होता है समझना, आयुर्वेद में और अत्यधिक सरलता से इन सब विषयों को समझा दिया गया। जब पंच भौतिक शरीर, पांच भौतिक सृष्टि का विचार हुआ तो व्यावहारिक दृष्टि से आयुर्वेदीय आचार्यों ने इन 5 महाभूतों को और संश्लिष्ट कर दिया, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन और समझने की संश्लेषण और विश्लेषण दोनों प्रकार की विधियां होती हैं। तो ऐसे में इन पंच महाभूतों के प्रतिनिधि रूप में जो मानव शरीर में जैविक तत्व हुए उनको उन्होंने वात पित्त कफ इस नाते से जाना। वात पित्त कफ कहने को ये दोष कहे जाते हैं, पर वस्तुतः ये धातुएं भी हैं। 3 टर्म,
तीन शब्द विशेष हमारे यहाँ प्रचलित हैं, दोष, धातु और मल। जब सुश्रुत स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा करते हैं, जो शायद आयुर्वेद की बात चली है तो अनेक बार ये दोहरा दिया गया होगा, परंतु आचार्य सुश्रुत जब कहते हैं कि समदोष है, समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय है, दोष, धातु, मल और अग्नि की क्रियाएं जिस व्यक्ति में सामान्य हो तथा आत्मा, मन और इंद्रियां जिसकी प्रसन्न हो, इससे संक्षिप्त परिभाषा स्वस्थ की ओर हो नहीं सकती। एक लंबी चौड़ी व्याख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दे रखी है, और वो केवल शरीर के स्तर तक ही है। शरीर से ऊपर भी कुछ है, शरीर के इतर भी कुछ है, उसका विचार शायद उन्होंने नहीं किया। तो यहां पर यह जो दोष, धातु, मल और अग्नि, ये चार शब्द आए, इनमें से प्रारंभिक तीन, दोष, धातु और मल, वस्तुतः है ये कर्म के आधार पर दी जाने वाली संज्ञाएं हैं। संस्कृत के विद्वान जानते होंगे कि एक ही व्यक्ति अनेक कामों को करते हुए अनेक प्रकार के संज्ञाओं को, नामों को प्राप्त करता है। एक शिक्षक शिक्षा देते समय शिक्षक है, वह समाज में सुधार का काम कर रहा है तो वो समाज सुधारक है। वह अगर कोई गीत, काव्य, कथा कुछ कर रहा है तो वो कवि भी है। व्यक्ति एक होते हुए भी भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करते हुए वही व्यक्ति अलग अलग नामों को, संज्ञाओं को प्राप्त करता है। ऐसा ही वात, पित्त और कफ के संदर्भ में है। पर चूंकि व्याध्युत्पादकता, रोग को उत्पन्न करने में प्रमुख कारक यही है, इसलिए इनको दोष कहा कि स्वातंत्र्येण दुष्टि कर्तृत्व, स्वतंत्र रूप से शरीर में दोष पैदा करने के कारण, विकार पैदा करने के कारण इनको दोष कहा गया। अन्यथा तो यही तीनों दोष जब शरीर का संधारण कर रहे होते हैं तब यही दोष धातु भी कहलाते हैं। यही दोष जब शरीर को मलिन कर रहे होते हैं तो ये मल भी कहलाते हैं। परंतु रूढ़ अर्थ में, व्यापक अर्थ में पांच भूतों का जो प्रतिनिधि तत्व है उसे वात, पित्त, कफ इस रूप में जाना गया। अब मानव प्रकृति के विषय में बहुत बातें होती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसके लिए आयुर्वेदिक आचार्यों ने कहा कि शुक्र शोणित संयोगे य भवेत दोष उत्कट। मां के गर्भ में मातृबीज और पितृबीज का संयोग जिस समय हो रहा होता है, उस समय उन दोनों घटकों में इन तीनों दोषों की जिस प्रकार की स्थिति है, इन तीनों दोषों में से जो दोष डोमिनेंट कर रहा है, उस आधार पर संभावित कलल, संभावित गर्भ, संभावित शिशु मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण होता है। यह सर्वथा वैज्ञानिक है। आज का विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार करने लगा है। इसलिए गर्भ काल में, गर्भ के संसेचन काल में दोषों की जिस प्रकार की स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर मानव की प्रकृति का निर्धारण होता है, और वह प्रकृति भी इन तीन दोषों के आधार पर ही होती है। अब क्या प्रकृति के तीन ही भेद हैं, वात, पित्त और कफ, या यूं कहें वातिक प्रकृति, पैत्तिक प्रकृति और कफ की प्रकृति, या उसको श्लेष मधु सा नाम है तो श्लेष्मिक प्रकृति, केवल इतना ही मान सकते हैं क्या? तो आचार्य ने कहा कि नहीं, दोषों के डोमिनेंस के आधार पर संज्ञा का, प्रकृति का निर्धारण होगा। जहां पर प्राय ऐसा देखने में आता है कि एकल प्रकृतियां देखने को कम मिलती हैं, उनमें द्वंद्वज प्रकृतियां अधिक हैं। तो कफ सामान्य है, पित्त उससे थोड़ा ज्यादा है, वायु उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में वात, पित्त प्रकृति ऐसा उसका निर्धारण होगा। तो एकाधिक दोष, जिसे हम द्वंद्व दोष भी कह सकते हैं, ऐसे एक से अधिक दो दोषों के आधार पर, दो दोषों की अधिकता के आधार पर, उनकी डोमिनेंस के आधार पर जिस किसी व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण हुआ है, उसकी प्रकृति द्वंद्वज प्रकृति कहलाएगी, जो आज के युग में बहुत आम है। साधारणतया द्वंद्वज प्रकृति प्राय को देखने को मिलती है। जो समदोषज प्रकृति है, जिसमें तीनों दोषों का इक्विलिब्रियम है, एकदम समानता है, ऐसी प्रकृति मिलना प्राय दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जो संतान को उत्पन्न करने वाले जो पेरेंट्स हैं, वे पेरेंट्स में भी किसी प्रकार के दोष की डोमिनेंस, और खास तौर से उस समय जिस समय शुक्र और शोणित का निषेचन हो रहा है, गर्भ संधारण जिस समय हो रहा होता है, उस समय उन स्त्री बीज और पुरुष बीज में जिस प्रकार के दोषों की डोमिनेंस है, प्रभाविता है, अधिकता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति विशेष की प्रकृति का निर्धारण होगा।
यह एक सामान्य सिद्धांत है। व्यक्ति की प्रकृति वह जो उस समय बन गई वह प्रायः आजन्म रहती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि संस्कार बदला जा सकता है परंतु स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। यद्यपि भारतीय ज्ञान धारा में संस्कार का अपना महत्व है और शायद संसार इस बात के लिए आश्चर्यचकित है, ये केवल भारतीय संस्कृति का ही वैशिष्ट्य है जहां जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात भी संस्कार का विधान है। यानी व्यक्ति के आयु के समाप्त होने के पश्चात, यानी वह जो जीवात्म संयोग था वह समाप्त हो चुका है, उसके पश्चात भी जो अंत्येष्टि संस्कार है वह इस भारतीय ज्ञान धारा का वैशिष्ट्य है। ऐसे ही जन्म लेने से पूर्व शिशु के भी 4 संस्कार हो जाते हैं गर्भाधान से लेकर के। तो इस तरह से संस्कार शब्द का जो अर्थ होता है यहाँ आयुर्वेद कहता है संस्कारो ही गुणांतराधानम, कुछ विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति करने वाला जो विधान है, व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसे संस्कार नाम से जाना जाता है। तो संस्कार के माध्यम से कुछ भिन्न गुणों का उदय तो किया जा सकता है परंतु गर्भ निषेचन के समय जिस प्रकार का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वह बना रहेगा, आजन्म बना रहेगा। अब इस प्रकृति के आधार पर बाकी सारा उसका जीवनचर्या कैसे नियत होने वाली है ये उस पर निर्भर करेगा। तो ध्यान में हमारे आया कि आयुर्वेदीय संहिताओं के आधार पर जो शास्त्र हमें निर्देश करता है, प्रत्यक्षतः हम देखते भी हैं, एक ही मां के गर्भ में उत्पन्न हुए ट्विंस जुड़वा बच्चों की प्रकृति भी भिन्न हो सकती है, क्योंकि वहां विभाजन के समय, गर्भ निर्माण के समय, विभाजन जिस समय हो रहा है वहां शुक्र शोणित और गर्भाशय की स्थिति में जिन जिन दोषों की उत्कटता, उपलब्धता, अधिकता, प्राधान्य, डोमिनेंस जैसा भी रहेगा उसके आधार पर समान काल में, समान समय में, समान पितृमातृ के होते हुए भी संसेचन के समय जो दोषों की भिन्नता है, दोषों के डोमिनेंस का अंतर है, उसके आधार पर जुड़वा बच्चों की प्रकृति में भी बहुत कुछ भिन्नता देखी जाती है, कुछ समानता होती है। तो उसका कारण वही है कि एक काल में, एक समय में, एक ही क्षेत्र में अंबु और बीज, शुक्र और शोणित ये काफी कुछ समान होने के कारण जो समानताएं दिखाई देती हैं उसका आधार वह रहता है। तो सामान्यतया वह प्रकृति जो जन्म से पूर्व नियत हो गई, तय हो गई, वह अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन करने योग्य नहीं है। उसकी जानकारी कर लेना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए शास्त्र का आधार तो है ही, व्यक्ति के शारीरिक सौष्ठव को देख करके, व्यक्ति के बोलचाल को देख करके, व्यक्ति की विचार शक्ति को देख करके, व्यक्ति की जरण शक्ति को देख करके, कई ऐसे तथ्य हैं, ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। आज इस सत्र में प्रत्येक प्रकृति का विस्तार से विवरण दिया जाना संभव नहीं है, परंतु मोटे तौर पर दोषों के जिस प्रकार के लक्षण हैं, दोषों के जिस प्रकार के गुण हैं, जो कि आयुर्वेद का एक वैशिष्ट्य है, जिनको हम चिकित्सीय गुण भी कहते हैं, जिनको हम गुरुवादी गुण भी कहते हैं, जो द्रव्य में भी पाए जाते हैं, जो शरीर में भी पाए जाते हैं, उनके आधार पर दोषों के गुणों का विवेचन किया गया कि वायु अगर है तो उसमें कौन किस किस प्रकार के गुण होंगे, पित्त है तो उसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, इसी प्रकार श्लेष्मा या कफ में कौन से गुण पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम व्यक्ति की प्रकृति का प्रारंभिक निर्धारण कर सकते हैं। यद्यपि दोष, दूष्य, उसके धातुओं की स्थिति, उसके साथ में उसको अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, उसकी रुचियां क्या है, उसकी त्वचा का जो आभा है, कांति वो कैसी, आंखों का वर्ण कैसा है, भूख कैसी लगती है, उसको विषय को ग्रस्त करने की शक्ति किस प्रकार की है, इत्यादि सब बातों का समावेश करने के पश्चात वस्तुतः प्रकृति का निर्धारण होना संभव होता है। फिर भी मोटा मोटा आकलन ये रहता है कि इन दोषों के जो लौकिक लक्षण हैं, दोषों के लौकिक गुण हैं, इनके आधार पर प्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति विशेष में देख करके यदि हम अंदाज लगाएं तो एक मोटा मोटा आकलन हमारी प्रकृति का हो सकता है। जब हम विचार करें कि ऐसे वातिक प्रकृति, पैक्तिक प्रकृति या श्लेष्मिक प्रकृति जो प्राय दुर्लभ है, एक दोषज, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि एक दोषज प्रकृति
या समदोषज प्रकृति बहुत दुर्लभ है। प्राय प्राय द्वंद्वज प्रकृति मिलती है। उन द्वंद्वज प्रकृतियों में भी किसी एक दोष विशेष की डोमिनेंस हमको देखने में प्राप्त होती है। तो जहां जैसे कोई व्यक्ति धीर गंभीर है, धीरे से प्रतिक्रिया देता है, कुछ सोच समझकर बोलता है, प्राय प्रतिक्रिया देने में शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी अगर कोई रहता है, शरीर से स्थूल है, ऐसा व्यक्ति कप प्रकृति वाला माना जाता है। यही व्यक्ति है पर शरीर से तो जरा स्थूल है लेकिन दिल दिमाग तेज चल रहा है, तो मान सकते हैं कि मस्तिष्क की गति ठीक है, तो कप के साथ पित्त की प्रकृति उसके साथ मिली हुई हो सकती है। जो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला होता है, तुरंत प्रतिक्रिया के साथ ही तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जिसमें रहती है, उसको हम मानते हैं कि वात और पैत्तिक प्रकृति है। किसी भी परिस्थिति में जो धीर गंभीर रहता है, उसको हम मान सकते हैं कि वह अविचल सा, दृढ़ता सा जो गुण है, स्थिर गुण है। ऐसा जो कप दोष का एक विशिष्ट गुण है, वह जिन व्यक्तियों में रहता है, उन व्यक्तियों के हिसाब से यदि हम विचार करें तो जो विवेकपूर्ण भी है, तर्कशील भी है, जो पित्त का गुण है लेकिन दृढ़ता भी है, धैर्य भी है, तो देखें तो हम कह सकते हैं कि कफ और पित्त प्रकृति का धनी है हमारा धोनी, लेकिन वात और पित्त प्रकृति का धनी है हमारा हरभजन सिंह, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ कह तो दे, कैसे कह दे, सुन नहीं सकता। हमारे दूसरे विराट कोहली जो आए हैं अभी इस समय कप्तान भारत की टीम के, वात पैत्तिक प्रकृति वाले व्यक्ति हम उनको कह सकते हैं कि वे तुरंत प्रतिक्रिया देना, दृढ़ता भी रहना, उधार नहीं रखना, ऐसे व्यक्तियों में प्राय वात और पित्त की डोमिनेंस रहती है। तो वैसे ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि इस व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसकी क्रियाकलाप, उसके बालों की स्थिति, उसकी आंखों की स्थिति, उसकी अग्नि की स्थिति, इन सब बातों का समवेत रूप से आकलन करके व्यक्ति के अनुसार उसकी वातपेत्तिक, वात श्लेष्मिक या पित्त श्लेष्मिक, इस प्रकार की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। वैसे इन मोटे मोटे लक्षणों के आधार पर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति का स्वयं ही निर्धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए जब चिकित्सा में हमारे पास रोगी आता है तो हम उससे पूछते हैं तो 2-3 प्रश्नों में उसकी प्रकृति का आकलन हो जाता है। उससे यदि कहा जाए कि भाई आपके सामने 2 चीजें रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी है और गर्म कॉफी भी है, आप क्या पसंद करेंगे? तो अगर बोलता है कि नहीं मुझे तो ठंडा अच्छा लगता है, तो समझिए वहां पित्त की डोमिनेंसी है, शरीर में पहले से उष्णता विद्यमान है, उसको कुछ ठंडा चाहिए। लेकिन कोई कहे देख नहीं मुझे तो कुछ गर्म चाहिए, तो ऐसा मान कर सकते हैं क्योंकि शीत गुण वाला वात उसको उष्ण गुण चाहिए, तो जैसी प्रकृति उसके विपरीत गुण की इच्छा उसको प्राय रहती है। तो ऐसे एक उदाहरण दिया मैंने, चलकर कोई व्यक्ति आ रहा है और तुरंत जल्दी जल्दी में अपनी बात बता रहा है वो, और एक एक बात को छोड़कर एक बात पूरी हुई नहीं उससे पहले दूसरी बात करना शुरू कर देता है, तो समझिए वात तो डोमिनेंट है, थोड़ा वाचाल है, वाणी में गति है, धैर्य में कमी है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका विकार नहीं है, वो उनकी विकृति नहीं है, वो प्रकृति है उनकी, जो उनको सहज मिली है, जन्म से मिली है, वो अपरिवर्तनीय है। तो ऐसे कुछ उदाहरणों के आधार पर हम व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, चिकित्सा में भी और सामान्य जीवन में भी उसका विचार करना। तो हर व्यक्ति जब इंडिविजुअली, हम इसका एक पूरा सॉफ्टवेयर भी आजकल कई मिलते हैं प्रकृति परीक्षण के लिए, 50-60 क्वेश्चनेयर के आधार पर उस व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण होता है। तो विद परसेंटेज उनको तरतम भेद के आधार पर वात कितना आ सकता है, कफ कितना हो सकता है, पित्त कितना हो सकता है, इसके आधार पर व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष का अभी चर्चा करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने कुछ उदाहरण देकर आप लोगों को सामने बताए हैं। लेकिन दोषों के जो गुण बताए हैं, उन गुणों को अपने शरीर में खोजकर देखकर हम अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। आचार्य चरक कहते हैं, तत्र रूक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खर, ये वात के गुण हैं। तो जिसके क्रीम लगाई चेहरे पर, हाथों पर लगा, उसके बाद भी रूखापन बना रहता है, वो शीत गुण वात का है, तो रुक्षता है, शैत्य है, लघुता है, हल्कापन सा रहता है उसमें, शरीर में हल्का है, सूक्ष्म स्रोत में यानी सूक्ष्म गति जिसकी रहती हो, सूक्ष्मता से विचार करने वाला ऐसा होता हो, निरंतर गतिशील रहता हो, एक साथ टिकना बैठना जिसके लिए मुश्किल होता हो, विचार में भी और व्यवहार में भी, ऐसे व्यक्ति प्राय वात प्रकृति के माने जाते हैं। उनके साथ थोड़ी सी स्निग्धता भी रहे, थोड़ा माधुर्य रहे, थोड़ी उष्णता भी रहे, तीक्ष्णता, तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले रहते हैं, जल्दी गुस्सा लेने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्राय पित्त प्रकृति के होंगे। लेकिन व्यवहार में जिनके ठंडापन है, शीतलता है,
धैर्य है, स्थिरता है, धीरज के साथ विचार करके प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं, ऐसे प्राय कफ डोमिनेंट प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं। अब स्वयं अपनी प्रकृति का निर्धारण इसके लिए कर लेना। आज कितने प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद भी इस सहज प्रकृति का आकलन नहीं हो सकता है। लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशंस 50 तरह के करने के बाद भी हम जो सहज प्रकृति है, जो जन्म से हमको प्राप्त हुई है, उसका आकलन थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे क्वेश्चनियर्स तैयार किए हैं आयुर्वेदिकों ने, जिनके माध्यम से हम काफी कुछ गहराई तक पहुंच सकते हैं। उनका किसी आयुर्वेद चिकित्सक के साथ परामर्श करके हम अपना फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका आकलन कर लेना चाहिए। उसका लाभ क्या होगा? जैसे ज्योतिषी से हम कुंडली बनवाते हैं तो हमें अपनी ग्रह दोषों का आकलन हो जाता है कि अमुक अमुक समय में, अमुक अमुक नक्षत्र में हमारे नक्षत्रों की, ग्रहों की दशा चाल, उनकी दशा अंतरदशा इस प्रकार की है, और उससे उनसे होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, उनसे बचने के उपाय भी हो सकते हैं। तो जैसे ज्योतिष के माध्यम से हमें इस बात का पता चलता है, उसी तरह से जब हम स्वयं अपनी प्रकृति की पहचान कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर हम अपने लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वैसे तो हर व्यक्ति को अगर वो अपने दिल से सुनता है तो उसे पता चल जाता है। खान पान में कौन सी ऐसी चीजें व्यवहार करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे खाद्य द्रव्य, ऐसी रेसिपी जब जब मैं खाता हूं तब तब मुझे कुछ कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, भले वो स्वादिष्ट लगे लेकिन मेरे लिए अनुकूल नहीं है। तो स्वयं व्यक्ति अपना सबसे अच्छा जज होता है। अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति, अपनी रुचि और अपने ऊपर हुए प्रभाव का आकलन करके वह व्यक्ति स्वयं अपने लिए जो निर्धारित करता है वह तो किसी चिकित्सक से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई सेकंड हैंड ऑब्जर्वेशन जब होगा उसके बजाय फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन जो खुद करेगा व्यक्ति अपना, वह उसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। तो ऐसी स्थिति में मोटा मोटा अपना प्रकृति का आकलन करने के साथ भी एक हर प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए कुछ खान पान की एक नियमावली है, उनका वह व्यक्ति यदि ध्यान रखता है, और वहां जहां पर भी आजकल हम देखते होंगे कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन जब आता है तो उसके नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। वस्तुतः तो ये आयुर्वेद की देन है। वहां उन्होंने जहां जहां भी कोई निर्देश किया उसके नीचे लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। यहाँ ये खान पान ठीक है लेकिन इनके लिए उचित नहीं है, ये खान पान ठीक है लेकिन उनके लिए उचित नहीं है। तो ये जो इफ एंड बट है, वस्तुतः यही टर्म्स एंड कंडीशंस है। और इसीलिए आयुर्वेद में कोई भी एक थंब रूल नहीं हो सकता जो सबके लिए एक जैसा उपयोगी हो, क्योंकि उस थंब रूल की काट ही बहुत सी कहावतें हमारे समाज में बनी हुई है। कहते हैं ना, किसी को बैंगन बेगुना, किसी को बैंगन पत्ते। बैंगन तो वही है, बड़े कुछ रुचि से खाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है, वह प्रकृति भेद के कारण ऐसा हो रहा है। तो इतने कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले दोष, दूष्य यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिससे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, दोष, दूष्य उसकी प्रकृति, उसका साथ में उसको अनुकूल क्या है, लगातार किसी चीज का प्रयोग करने के कारण शरीर में उसका अनुकूलन हो गया, वो भिन्न भिन्न होता है। इन सब को देख करके, उम्र को देख करके, क्षेत्र को देख करके, देश यानी क्षेत्र को देख करके, रीजन को देख करके, सीजन को देख करके बहुत सी बातों का विचार किया जाता होता है, करना होता है। लेकिन फिर भी जब हम आहार की बात करें तो मैं 5 बातों पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे 5 कौन कौन सी बातें हैं? आहार के घटक नंबर 1, जैसे सीधे शब्दों में कहें तो है कंटेंट्स ऑफ द फूड, लोक भाषा में कहें तो कहें कि क्या खाएं। दूसरा है आहार संस्कार, फूड प्रोसेसिंग, हम किस प्रकार से खाना जो खा रहे हैं उसका संस्कार कैसे किया जाए, ये दूसरा घटक है। तीसरा घटक है आहार की मात्रा, कितना खाएं, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो तीसरा विषय है कि आहार की मात्रा क्या होनी चाहिए। चौथा है आहार का काल, कब खाना चाहिए, व्हेन टू ईट। और 5वां है आहार की विधि, आहार का मेथड क्या होना चाहिए, हम भोजन करें तो कैसे करें। इनमें लगभग भोजन से संबंधित सारी बातें समाहित हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं आहार के घटक क्या होने चाहिए, तो परंपरा से आधुनिक आचार्यों ने कहा कि वही प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए,
उन्होंने जो भी आवश्यक तत्व बताए भोजन के, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से जब विचार करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि शरीर है पांचभौतिक, इसके लिए आहार भी पांचभौतिक चाहिए। तो पांचभौतिक आहार का निर्धारण कैसे किया? एकदम वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आहार, शरीर पांचभौतिक है, द्रव्य पांचभौतिक है, द्रव्य में पाए जाने वाले जो छह रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन छह रसों का भी अपना पांचभौतिक संगठन है। अपने इस पांचभौतिक संगठन के आधार पर ही हम अपनी खाद्य द्रव्यों का निर्धारण करते हैं, कर सकते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है नित्यम सर्व रसाभ्यासो धातुनाम वृद्धि कारणम। प्रतिदिन हम छह रसों का प्रयोग करेंगे तो हमारी धातुओं की वृद्धि का कारण बनेगा। अब प्रतिदिन छह रसों का हम खाते हैं क्या? आज हम देखते हैं हमारे यहाँ कि लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं भारत जैसे देश में। तो उसके और अन्य भी कारण हैं, लेकिन केवल मीठा मीठा गट्टगप, कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है मानव की व्यवहार में, उस कारण से अनेक व्याधि उत्पन्न हो रही है। इसलिए सब प्रकार के रसों का संतुलन ये भोजन में आवश्यक है। तो आहार के घटक क्या होने चाहिए? व्यवहार में भी जब बात करते हैं, आज 30-40 साल, 50 साल पहले तक भी ये था कि 12 महीनों में सीजनल फूड को बराबर अपने थाली में स्थान दिया जाता था। आज दुर्योग से 365 के 365 दिन वे ही सब्जियां जो 12 महीनों मिलती हैं, वही धान्य जो 12 महीने खाते हैं। सीजन के हिसाब से हम राजस्थान में रहते हैं, तो हम में से कितने लोगों की थाली में कितने दिन बाजरा आता है, कितने लोगों की थाली में कितने दिन मक्का आती है, ज्वार आती है, जौ आती है। तो जो साधारणतया सब प्रकार के गुणों से भरपूर हैं, जो अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन, क्षेत्र के अनुसार, मौसम के अनुसार जो थाली में बदलाव आना चाहिए वो हम करते हैं क्या? भिंडी 365 दिन बाजार में मिलती है, घिया 365 दिन बाजार में मिलती है, और तो और दिसंबर जनवरी में किसी अच्छे होटल में जाओगे तो जूस अवेलेबल है क्या? तो कहेंगे यस, वाटरमेलन जूस। जो मई जून में खाने का तरबूज है, उसका जूस दिसंबर जनवरी में सर्व किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है कि अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन, इसका ध्यान हमने रखना छोड़ दिया। मूली अगर हम गर्मी में खाएंगे उसके नुकसान होंगे, लेकिन उसी मूली को अगर हम सर्दी में खाएंगे तो उससे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? सर्दियों में अग्नि तीव्र रहती है, हमारे खान पान में रिच प्रोटीन होता है। जो खा सकते हैं वो बादाम खाते हैं, जो नहीं खा पाते हैं वो मूंगफली खाते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो प्रोटीन शरीर को मिल रहा है, प्रोटीन का अतिरिक्त भार पाचन संस्थान के माध्यम से किडनीज के ऊपर रहा है, उसको बचाने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की कि सर्दियों में जब आप इस प्रकार का खाना खा रहे हो, ऐसी स्थिति में मूली यदि खाओगे तो आपकी किडनी बची रहेगी, उस पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो प्रकृति ने तो सोच विचार की सारी व्यवस्था की है, हमने क्या किया? हमने उलट करके। और ऐसा हुआ क्यों? उसका कारण ये रहा कि हम हमारी थाली में क्या परोसेंगे ये हम तय नहीं करते, बाजार तय कर रहा है। विज्ञापन अच्छे अच्छे आ रहे हैं। एक माँ अपने बेटे के साथ कुछ खेलती खेलती, बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, और माँ तुरंत ऑर्डर करती है और सिटकी से खाना आ जाता है। जब ऐसे बच्चों का खाना तय होगा, आप उससे उनके स्वास्थ्य की किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं? 30-40 साल पहले तक हर माँ को यह पता होता था, घर परिवार में 20 सदस्य होते तो भी हर व्यक्ति की रुचि उसको होती थी, रुचि का पता उसको होता था। ऐसे में आज आहार का घटक किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें 2 बातों का ध्यान रखना। हम जहां जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, उस क्षेत्र विशेष में होने वाले अन्न, शाक और औषध, इनका उपयोग हम निश्चित रूप से करेंगे तो हमारे लिए लाभदायी होगा। ऐसे ही समय, ऋतु, काल, इनका ध्यान करके हम आहार के घटकों का नियोजन करेंगे, उसको हमें इसका लाभ मिलेगा। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरे तो आयाम मैंने लिया आहार के संबंध में, वो था आहार का संस्कार। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हम तथाकथित बहुत पाश्चात्य का अनुकरण करने वाले तो हो गए, लेकिन उनकी अच्छी बातों को तो हमने चुना नहीं, लेकिन जो बातें
रसोई में आकर चली गई, क्योंकि आहार का हम विचार कर रहे हैं, तो वहां पर दो यंत्र सर्वाधिक काम में आते हैं और वो दोनों के दोनों बीमारी के घर हैं, एक माइक्रोवेव और एक फ्रिज। पैक्ड फूड बाजार से आया, जितना खाया खा लिया, बचा हुआ फ्रिज में रख दिया, अगले खाने के टाइम पर फ्रिज में से निकाला, माइक्रोवेव में रखा, गर्म किया और फिर खाकर हमने खा लिया, फिर बच गया, फिर फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज की उपयोगिता, माइक्रोवेव की उपयोगिता जहां तक है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वहां तक तो ठीक है, लेकिन 3 दिन 4 दिन पुरानी सब्जी को रखे रखना, बार बार फ्रिज करना, बार बार माइक्रोवेव ओवन में गर्म करना, ये आधुनिक विज्ञान भी कहने लग गया है कि ये इससे होने वाले कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इस कारण से आ रहे हैं। तो आहार के संस्कार के विषय में इतना ही बनाना जितना काम आए। बनाने में भी कुशल गृहिणियां इस बात को जानती है आहार संस्कार की दृष्टि से कि हमारे मसालदाने में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कहां किसका किस तरह से उपयोग करना है इनको पता होता था। आज परंपरा से जो चीजें आती थी वो तो रही नहीं, क्योंकि बच्चे 9th क्लास में आते उसको करियर की चिंता होने लगती है, 12वीं तक जैसे तैसे वो बिल्कुल पढ़ाई में, कोचिंग में, ट्यूशन में डूबी रहती है, 12वीं पास करते ही किसी न किसी स्ट्रीम में चले जाती है। तो माँ के साथ, चाची के साथ, बुआ के साथ, दादी के साथ उसको जो ट्रेनिंग होती थी रसोई की, मैं ये नहीं कहता कि वो काम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस काम के महत्वपूर्ण होते हुए भी जो और अधिक महत्वपूर्ण काम था उसको हमने दोयम दर्जे पर डाल दिया। ऐसी स्थिति में उसको ये पता नहीं होता है कि राई का छौंक कहां लगेगा, अजवाइन का छौंक कहां लगेगा, दाना मेथी का छौंक कहां लगेगा, जीरे का छौंक कहां लगेगा, हींग का छौंक कहां लगेगा। ये आहार संस्कार की जो बातें थी ये परंपरा से थी, और किस ऋतु में किस विशेष द्रव्य के व्यंजन का उपयोग किया जाता है। अब 12 महीने तो अदरक की चाय पीना ठीक नहीं होता है। अब कद्दू की सब्जी बन रही है तो क्यों दाना मेथी का छौंक उसमें लगाया करती है माँ, इसका पता आज गृहिणी को होना चाहिए। जब भिंडी की सब्जी बनाते हैं या अरबी की सब्जी बनाते हैं, जब लसदार चीजें हैं उनका संस्कार करते समय हम अजवाइन का छौंक क्यों लगाते हैं, ये आहार संस्कार की बातें हैं। तो दूसरा घटक खाने के संबंध में कि हमारे उस खाद्य द्रव्य की प्रकृति के अनुरूप, व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप आहार का संस्कार किस प्रकार से किया जाए। किस व्यक्ति को दही ठीक है, किस व्यक्ति को छाछ ठीक है, किस व्यक्ति को दूध ठीक है, ये उसकी प्रकृति के अनुरूप तय करके यदि हम बनाएंगे तो ये शायद इसका उपयोग ज्यादा अच्छे से हो सकेगा। तो पहला आयाम हमने जाना आहार के घटक क्या होने चाहिए, सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से थाली में जगह देंगे हम। आहार संस्कार, आहार खाद्य द्रव्य की प्रकृति के अनुरूप उसका संस्कार करके उसको काम में लेंगे। तीसरा आयाम आता है आहार की मात्रा। आहार की मात्रा का आधुनिकों ने एक पैमाना बना दिया कि इस व्यक्ति को इतने कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। आयुर्वेद उससे अधिक वैज्ञानिक है और उसने कहा कि ये कोई थंब रूल हो ही नहीं सकता कि आज मेरे लिए जितने आहार की मात्रा आवश्यक है जरूरी नहीं कल भी उतनी ही मात्रा आवश्यक हो। आज मैंने थोड़ा शारीरिक श्रम किया है, आज थोड़ा व्यायाम अधिक कर लिया मैंने, आज किसी कारण से मेरी अग्नि ठीक है तो आज भोजन की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन कल दिन भर पढ़ा ही रहा हूं, लॉकडाउन रहा है, कुछ काम नहीं हो पाया, ज्यादा कुछ व्यायाम भी नहीं हो पाया, शारीरिक श्रम नहीं हुआ, अग्नि भी बंद हो गई है, किसी और कारण से भी अग्नि की मंदता हो गई है, तो आहार की मात्रा इस आधार पर तय नहीं होगी कि उसको कितनी रिक्वायर्ड कैलोरी है। आहार की मात्रा तय होगी कि भोजन करने वाले व्यक्ति की उस भोजन करते समय अग्नि की स्थिति क्या है, वो दिन ब दिन बदल सकती है, सुबह से शाम में अंतर आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रख करके आहार की मात्रा का नियमन निश्चयन होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा अब क्या कि कहता पेट का 2 भाग आप से ठोस से भरे, बाकी द्रव से भरे, कुछ वायु के आवागमन के लिए जगह छोड़ कर रखे। तो ये जो 2 भाग एक भाग रखने की बात हुई, इसमें भी इफ एंड बट है, यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। हमने कहा कि पेट का आधा भाग आप ठोस से भरिए, चौथाई भाग द्रव से भरिए और 1 भाग खाली रखिए। अब वो आधा भाग भरने के लिए हमने अगर घिया की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी खाई है तो ठीक है, पर हमने अगर बादाम का हलवा और खीर, पूरे पकौड़े खाकर भी उतनी मात्रा ली है तो वहां फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होगा कि खाने के घटक क्या है, उसके आधार पर भी आहार की मात्रा तय होगी। तो खा क्या रहे हैं हम,
उसके अनुरूप हमारी अग्नि कितनी है उसके अनुरूप डे एंड नाइट, सुबह से शाम, आज कल, गर्मी सर्दी बरसात, सर्दी में साधारणतः सबकी अग्नि ठीक रहती है, आहार मात्रा अच्छी होगी। साल में ऐसी 2 ऋतु होते हैं जब अग्नि की मात्रा थोड़ी कम रहती है, उसमें आहार की मात्रा कम होगी। तो आहार मात्रा ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज अनेक बीमारियों का कारण भी बनते जा रहा है। तो इस विषय पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आहार घटक, आहार संस्कार, तीसरा है आहार मात्रा, चौथा है आहार काल, भोजन का समय क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं चिकित्सा में भी हूं, बहुत सी महिलाएं आकर कहती हैं कि साहब बस 1:30 बजे खाना खाती हूं और खाना खाने के बाद तो बस ऐसी नींद आती है कि 1.5-2 घंटे सो जाती है। भोजन करते ही कफ बढ़ता है, ये स्वाभाविक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। दिन में सोने से कफ बढ़ता ही है, ये एक स्वाभाविक फिनोमिना है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा किसी भी बाई का जो घर में काम करते हैं वो कोई मोटी नहीं दिखाई देगी आपको, दिन भर 10 घरों में काम करती है, घूमती फिरती रहती है। साधारणतया महिलाओं में एक लोभ ये हो गया कि एक बार सारा काम निपटा दें फिर हम आराम से चैन से सोएंगे। तो दोपहर में देर तक भोजन नहीं करना, दोपहर तक काम करते रहना, फिर भोजन किया और करते ही सो जाना, अनेक रोगों का कारण। इसलिए आयुर्वेद तो ये कहता है कि जिस समय दिन रात में दोषों की घटाबढ़ी के हिसाब से एक निश्चित क्रम है, जब कभी कोई दोष बढ़ता है कोई घटता है, तो पित्त का काल जो अग्नि का प्रतिनिधि है वह जब डोमिनेंट रहे उस समय भोजन किया जाता है तो वह श्रेष्ठ रहता है। उन्होंने कहा कि सूर्योदय से 2 प्रहर तक आपको कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, आपका आहार हो जाना चाहिए। या यूं कहें कि दिन के 4 प्रहर हैं यदि, तो योग रत्नाकर वो कहता है याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। पहला एक याम जो है, मान लीजिए हम सूर्योदय को 6 बजे का मानते हैं, तो 9 बजे तक आप अपनी दैनंदिन सब क्रियाएं, आप जो ध्यान धारणा करनी है वो करिए। लेकिन 9 बजे से लेकर 12 बजे का ऐसा समय है, इस समय इस प्रहर तक आपको भोजन कर लेना चाहिए। तो साधारणतया ये नियम भोजन करने के समय के लिए भी लागू होता है और 2 भोजन के बीच के अंतराल को भी तय करता है। हम आधुनिक क्रिया शारीर की दृष्टि से भी यदि विचार करते हैं तो एक बार जो भोजन हमने कर लिया वह भोजन उसको हजम करने में 3 घंटे से लेकर 6 घंटे का समय लगता है कम से कम। अग्नि बंद है तो 6 घंटे लगेगा, खाने में कुछ गरिष्ठ वस्तुएं खाई हैं तो 6 घंटे से अधिक समय लग सकता है, अगर अग्नि तीव्र है तो थोड़ा जल्दी पच जाएगा। तो एक भोजन करने से अगले भोजन के अंतराल में कम से कम 3 घंटे से 6 घंटे का अंतर दिया जाना चाहिए। आजकल के चिकित्सक बताते हैं स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहो। हमारे आयुर्वेदिक दृष्टि से तो उचित नहीं है। पहले वाला खाना ठीक से हजम हुआ नहीं, उससे पहले अगर हम दोबारा खाना खाएंगे न पहले वाला ठीक से हजम होगा न बाद वाला ठीक से हजम होगा। इसलिए आहार काल, ये इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। साधारणतया 2 मुख्य भोजन, जो अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए 3 मुख्य भोजन, अन्यथा तो 2 मुख्य भोजन 2 अल्पाहार जैसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें भी कम से कम 3 घंटे, अधिक से अधिक 6 घंटे का अंतर हमको अपनी अग्नि के अनुसार, अपनी भूख के हिसाब से ये इसका ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अब ये कैसे पता चले कि जो पहले वाला भोजन हमने कर लिया वो हजम हुआ कि नहीं हुआ? कोई थर्मोमीटर तो है नहीं इसके लिए, लेकिन आचार्यों ने तो बहुत स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि अगर भोजन ठीक से पचा है कि नहीं पचा, उसके लिए उन्होंने एक निकष बता दिया, कसौटी बता दी, उद्गार शुद्धि रुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता क्षुत पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम। आहार जीर्ण हो गया है उसका लक्षण बता दिया उन्हें। उद्गार शुद्धि, आपने पानी पिया, डकार आई, जैसा पानी पिया वैसी ही डकार आ गई, ये उद्गार शुद्धि। यानी पहले जो आपने खाना खाया है वो ठीक से आमाशय से पास आउट हो गया है, वो पच गया है, उद्गार शुद्धि। शरीर में मन में उत्साह है, दूसरा लक्षण उद्गार शुद्धि उत्साह। वेगोत्सर्गो यथेचित, अपान वायु मूत्र त्याग मल त्याग ठीक प्रकार से हो गया है, तो वह भी आहार के पाचन का एक लक्षण है। शरीर में लघुता आ जाए, भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, तो समझिए भोजन ठीक प्रकार से पच गया है। तो आहार काल 3 घंटे से 6 घंटे का 2 भोजन के अंतर में कम से कम होना चाहिए। पहले भोजन के पचे बिना अगला भोजन करना नहीं चाहिए। इसमें अगर हम व्यतिक्रम करते हैं तो वह अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता है।
पांचवा और अंतिम है आहार विधि। पहला आहार घटक, दूसरा आहार संस्कार, तीसरा आहार मात्रा, चौथा आहार काल और पांचवा आहार विधि। हम खाना किस तरह से खा रहे हैं, खाना खाने से पहले क्या कर रहे हैं, खाना खाने के दौरान क्या कर रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या कर रहे हैं, ऐसा भी विचार इसमें करने की जरूरत है। भोजनात् प्राक दिवा स्वापात पाषाण भी जीर्यति। खाना खाने से पहले अगर कोई नैपकिन 15 मिनट सो लेता है, जिसकी अग्नि मंद रहती हो, खाली पेट अगर थोड़ी सी लेता है, उसकी अग्नि तीव्र होगी। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम। जिन लोगों की अग्नि मंद है, खाना खाने से पहले अदरक की बारीक कतरन, थोड़ा सेंधा नमक लगाकर खाते हैं तो उनकी अग्नि तीव्र होगी। खाना खाने से पहले जिनको मंदाग्नि रहती है उनको पानी नहीं पीना चाहिए, उनको खाना खाने के बीच में पानी पीना चाहिए। जो क्रश व्यक्ति हैं उनको खाना खाने के तुरंत बाद पानी थोड़ा लेते हैं तो ठीक है। स्थूल व्यक्तियों को खाना खाने के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। तो खाने से पहले पिया गया पानी मंदाग्नि करता है, खाने के बीच में पिया हुआ पाचन को ठीक करता है, खाना खाने के बाद में पिया हुआ अग्नि को मंद करता है। तो खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के दौरान आजकल अति व्यस्तता के कारण इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का साथ छोड़े बिना भी ध्यान है कंप्यूटर में, ध्यान है मोबाइल पर। बच्चों की स्थिति हो चाहे बड़ों की स्थिति हो, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम जब खाना ले रहे हैं तो ये उसी तरह होता है जैसे हम टिफिन में खाना डालकर पैक कर रहे हो। जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने को देखने की हमारी दृष्टि क्या है। छांदोग्य उपनिषद कहता है अन्नम वही ब्रह्म है। हम ब्रह्म की साधना कर रहे होते हैं। अन्न को देखने का नजरिया क्या है हमारा, वो पौधे में दिए जाने वाला खाद मात्र नहीं है, वो किसी इंजन में डाले जाने वाला पेट्रोल या फ्यूल नहीं है। वो हम ब्रह्म साधना कर रहे हैं। अन्नम च बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात्। उसकी कण कण का आनंद लेते हुए हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी वास्तविक शक्ति हमको प्राप्त होगी। और आधुनिक क्रिया शारीर विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, अगर हम, जैसा आयुर्वेद कहता है, तन मना भुंजीत, भोजन करते समय हमारा ध्यान पूरी तरह से भोजन में ही होना चाहिए। ऐसा जब होता है, उसी अनुपात में जब रस का आस्वादन करते हैं, रस का ग्रहण करते हैं, तो मुंह में उसमें लार जितनी, सलाइवा जितनी मात्रा में निकलता है, उतनी अच्छी क्वालिटी का, उतनी अच्छी मात्रा में भोजन के पाचक स्राव निकलते हैं। उसका विचार जब हम करते हैं तो वह जो भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होगा, वह हमारे लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि इत्यादि सप्त धातुओं का क्वालिटेटिवली निर्माण करने वाला होगा। तो आहार विधि भी करते समय हम खाने से पहले क्या करना, खाने के दौरान क्या करना, खाना खाने के बाद क्या करना, ये सब विचार समय करने की जरूरत रहती है। तो ये जब हम इन छोटी छोटी बातों का, इनका बहुत बड़ा महत्व है, इनका भी जब हम विचार करते हैं, जो सीधे सीधे हमारे भोजन के पाचन को, उससे बनने वाले रस को प्रभावित करते हैं, तो हम सर्वांग सर्व गुण संपन्न रस का निर्माण जब करेंगे, जो सब धातुओं के पोषण का मूल है, वह जिस प्रकार की क्वालिटी का होगा, उसी प्रकार की क्वालिटी का हमारे शरीर का जो बायोमास है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब का निर्माण उसी प्रकार का होगा। खाना खाने के पश्चात भी कहते हैं कि मुक्त्वा पाद शतम गत्वा वाम पार्श्वेन संविशेत। खाना खाने के पश्चात 10-20 कदम टहल करके उस खाने का ठीक प्रकार से व्यवस्थापन हो जाए। इसके लिए थोड़ी देर बाईं करवट, थोड़ी देर दाईं करवट, थोड़ी देर सीधे लेट करके फिर अपना दिन भर का जो उपक्रम करना है उस पर हम यदि जाते हैं तो ठीक। कुछ और निर्देश खान पान के संबंध में हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि भोजनांते पिबेत तक्रम। छाछ की इतनी महिमा हमारे यहाँ तो देवताओं को भी दुर्लभ थी। वो कहते भी हैं छाछ के महिमा गाने वाले कवि तो, कि अगर छाछ शिव जी को मिली होती तो उनका नीलकंठ नहीं हुआ होता, इंद्र को कुष्ठ नहीं हुआ होता, चंद्रमा को राज यक्षमान नहीं हुआ होता, क्योंकि छाछ स्वर्ग में नहीं मिलती है, छाछ भूलोक पर ही मिलती है। राजस्थान में एक कहावत है कि किसी व्यक्ति को दूध या घी न भी मिले, अगर 1 साल छाछ भी खा लेता है तो छाछ के माध्यम से भी 1 मण घी उसके शरीर में चले जाता है। तो भोजनांते पिबेत तक्रम, खाना खाने के बाद छाछ, वासरांते पिबेत पय, दिन के अंत में दूध, यानी रात को सोते समय दूध, निशांते च पिबेत वारी, और रात का जब अंत हो गया यानी सुबह हो गई उसमें पानी।
तो भोजन के अंत में छाछ, दिन के अंत में दूध, रात के अंत में पानी, ये स्वास्थ्य का लक्षण है। जिस व्यक्ति को इन नियमों का पालन करते हुए कोई रहता है, तो आहार के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। कुछ बातें विहार से संबंधित भी हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप जब हमें पता चल जाता है, जब पता नहीं होता तो ठीक है, लेकिन मैं पित्त प्रकृति का व्यक्ति हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो मुझे सावधानी ये रखनी कि जिस क्षण क्रोध का कोई कारण पैदा होता है, मैं उस पर नियंत्रण करूं। ये वाचिक विहार पर नियंत्रण। मैं हाथ कहीं उठाने की नौबत आ जाए तो वहां कायिक व्यवहार पर नियंत्रण, अपनी प्रकृति का विचार करते हुए मैं ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जिसको गुस्सा कम आता है उसको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको गुस्सा आ रहा है ज्यादा, पित्त की प्रकृति है, तुरंत रिएक्शन देता है, ऐसे व्यक्ति को ये विहार के नाते, विहार के अंतर्गत कुछ शारीरिक विहार, कुछ मानसिक विहार और कुछ वाचिक विहार। आयुर्वेद को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, इसमें समाज शास्त्र भी है। और ये जो कुछ एथिक्स की बातें करती हैं, जो हमको सद्व्रत के नाम से जानते हैं, जिसको हम विहार के अंतर्गत समाहित करते हैं, वह सद्व्रत कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, वह सद्व्रत अपना मोरल एथिक्स है, वह सोशल एथिक्स है। इन सब बातों का विचार भी आयुर्वेद करता है। जब हम कहते हैं कि पूर्वाभिभाषी, चरक कहता है कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपसे बोले उससे पहले आप बोल जाइए, अरे रमेश कैसे हाल है, तो रमेश के मन में कोई गांठ भी होगी तो खुलकर बोलेगा पहले, अरे यार ये तो चलाकर बात कर रहा है, पूर्वाभिभाषी। अब चिकित्सा शास्त्र में इन सब बातों का क्या मतलब है, लेकिन वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, जब वो कहता है कि राष्ट्र से द्वेष करने वाले, राजा से द्वेष करने वाले व्यक्ति के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। चिकित्सा शास्त्री होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, राजद्रोह के मुकदमे में फंस जाओगे। इसलिए राजद्वेषणम और राष्ट्रद्वेषणम, ऐसे जो लोग हैं उनके साथ उठ बैठ मत करिए, ये सद्वत में बताते हैं। जब वो कहता है आचार्य चरक कि चतुष्पथानाम नमस्कारता, आप चौराहे को नमस्कार करके निकलिए। अब चौराहे को नमस्कार करने की उस समय की क्या स्थिति रही होगी हमें नहीं पता, लेकिन आज के संदर्भ में हम जब बात करें तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो भाई, चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर ध्यान दो। तो चतुष्पथानाम नमस्कारता, ये सोशल एथिक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, ये पर्सनल एथिक्स, ये मोरल एथिक्स, इनका विचार भी आयुर्वेद में आदर्श विहार के नाते कहा गया है। मुझे लगता है कि समय की कुछ सीमा है, आप लोगों ने कुछ प्रश्नोत्तर का भी रखा हुआ है, बहुत सा विषय जो छूट जाता है बोलने में वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से सामने आता है। तो मैं अब एक बार अपनी ओर से बहुत संक्षेप में जितनी बात कह सकता था मैंने कहने की कोशिश की है। अब कुछ लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी विषय को एलोबोरेट करना चाहेंगे, मैं उसके लिए तत्पर हूं। ओवर टू आशुतोष। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम लोग प्रश्नों को ले लेते हैं मैम। आपकी इजाजत है तो मैं लेमन टी भी पीता रहूं ना साथ में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी आमंत्रित हैं। जी जी नहीं सर, हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। इतना सार गर्भित और इतना संक्षिप्त समय में आपने जो हमें बताया है, मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए वो बहुत उपयोगी होगा और सभी कोशिश करेंगे कि फोकस करें अपने आहार और अपनी प्रकृति को जानने की तरफ। ये सारी थोड़ी थोड़ी जो चीजें यहाँ पर आज आपके व्याख्यान के माध्यम से हमने नोट की हैं और समझी हैं, तो अपनी प्रकृति को जानने के लिए सभी लोग कोशिश करें और स्वस्थ रहने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने की जो हमारी एक मुहिम है, एक कोशिश है कि हम अपना स्वस्थ शरीर किस प्रकार प्राप्त करें और उसके लिए हम क्या क्या अपनी तरफ से जो कोशिश है वो करते रहें। तो ये मुझे लगता है कि आपने जो बहुत कम समय में इतनी अच्छी तरह से जो हमारा आहार के घटक क्या होने चाहिए, हमारा उसका संस्कार क्या होना चाहिए, मात्रा क्या होनी चाहिए, समय क्या होना चाहिए, भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या होना चाहिए ऋतु के अनुसार, सीजन और रीजन के अनुसार, और ये सभी छोटी छोटी बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें धीरे धीरे हम आज के भौतिक युग में और अपने व्यस्तताओं के कारण भूलते जा रहे हैं। उसे दोबारा से एक बार रिकॉल कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आशुतोष जी कुछ प्रश्न हैं तो आप अवश्य पूछें, और आपसे हम ये चाहेंगे कि कभी अगर आपके पास और समय हो तो इस पर हम इस अपनी चर्चा और संवाद को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। तो अगले अवश्य, माह अवश्य। या उससे अगले माह जब भी आपके पास समय उपलब्ध होगा तो हम आपसे पुनः समय मांगेंगे। अभी आप प्रश्न के लिए बताएं सर आशुतोष जी। सर पहला प्रश्न जो है वो आपकी लेमन टी पर ही आधारित है, और हमारे एक फेसबुक यूजर हैं, उन्होंने राजा राम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि लेमन टी लेने का निर्देश, यदि कुछ हम कब इसे लेना चाहिए, कब ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बता सके तो। ठीक, देखिए, एक तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है इसको, और नींबू की महिमा महत्ता तो कम है ही, कम किसी स्थिति में नहीं हो सकती। और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये विटामिन सी का रिचेस्ट स्रोत है। हम आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर इसका विचार करते हैं तो इसका जो अम्ल रस है, अम्ल के विषय में कहा जाता है अम्लो हृदयानाम, अम्ल रस हृदय के लिए बल देने वाला होता है, रुचि पैदा करने वाला होता है, शरीर में जो टॉक्सिन्स है उनको शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। तो अगर समय के लिए पूछते हैं तो प्रेफरेबली इसे खाली पेट लिया जाता तो ठीक है, अगर पेय के रूप में लेते हैं। साधारणतया इस मौसम में या इस पेंडेमिक के मौसम में थोड़े गुनगुने या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो पानी को गर्म करने से थोड़ा हल्कापन भी आ जाता है, एक चीज। दूसरा, नींबू में पाया जाने वाला जो उसका सिट्रिक एसिड है, उसके सेल्स भी थोड़ा खुल जाते हैं तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो नींबू का पानी खाली पेट पर लिया जाए। नींबू को अगर जिनको मंदाग्नि है, अरुचि है, किसी भी कारण से मुंह का स्वाद बिगड़ रहा है इस पेंडेमिक के कारण या किसी भी प्रकार के वायरस में, तो ये औषधि रूप में काट करके काली मिर्च नमक डालकर गोद कर गर्म करके उसको चूसते हैं तो टेस्ट बड्स उससे खुलते हैं, खाने में रुचि पैदा होती है, डकार डकार आती है, वो नोजिया वोमिटिंग करने की इच्छा होती है, तो उसमें रुकाव आता है। तो नींबू का इस गरम दाल गरम सब्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक सामान्य एपेटाइजर के रूप में भूख खोलने वाला तो घरेलू इसमें खट्टा मीठा अचार बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लेमन हर स्थिति में ठीक है, और खाद्य के रूप में भी और पेय के रूप में भी इसका प्रयोग हर तरह से, प्रेफरेबली खाने के साथ में, पेय के रूप में लेते हैं तो भूख बढ़ाने के लिए खाने से पहले भी लिया जा सकता है। जो भोजन किया गया उसको पचाना है तो खाना खाने के बाद में नींबू नमक के साथ में लिया जा सकता है। सर एक प्रश्न और है सर, और उसमें यहाँ पर है कि जो हमारी प्रकृति है, क्योंकि आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है वह प्रकृति पर बहुत आधारित है कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। अब ये जो प्रकृति है, क्या उस प्रकृति में परिवर्तन संभव है, या क्या उस पर हम संयम पा सकते हैं? क्योंकि आपने भी उदाहरण दिया था कि यदि पित्त प्रकृति है, क्रोध आपको आ रहा है, तो आप उस स्थिति से थोड़ा बचने की कोशिश करें। तो इसको संयम में रखने का एक तो क्या तरीका हो सकता है, और क्या इन प्रकृतियों में परिवर्तन किसी प्रकार से होता है या नहीं होता है, ये संभव है या नहीं है, इसके बारे में एक प्रश्न है जी। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था, अगर परिवर्तनशील है तो वो प्रकृति नहीं है जी। प्रकृति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। स्वभावो दुरतिक्रम है, ये आप लोग कहते हैं, विद्वान लोगों से सुना है। तो अगर प्रकृति विकृति परिवर्तनीय हो सकती है, प्रकृति परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन प्रकृति को जान लेने का फायदा क्या है कि जब मुझे प्रकृति का पता चल गया, या यो कहूं देशी भाषा में, तो मुझे मेरी औकात का पता है कि मुझे टेम्परामेंट शॉर्ट है मेरा, तो जब पता है मुझे, तो ऐसा अवसर आने पर मुझे ध्यान रहे प्रकृति का। इसलिए कहते ना, तू अपनी औकात का ध्यान रख, यानी तू हर समय अपनी प्रकृति का स्मरण रख। कहीं ऐसा क्षण आए तो तेरी औकात, तेरी प्रकृति, तेरी तासीर तुझे पता है यदि, तो तू वैसा आचरण व्यवहार कर लेगा, नहीं तो तू जूत खाएगा या जूत देगा किसी को। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण दिया मैंने कि प्रकृति अपरिवर्तनीय है, बदल नहीं सकती है। प्रकृति का पता हो जाने के बाद हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। वातिक प्रकृति है तो वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों में वात रोग ज्यादा होने की संभावना रहती है, इसलिए वात कारक द्रव्यों से उसे परहेज करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति अगर तेज मिर्च मसाले और ज्यादा तामसिक राजसिक द्रव्यों का प्रयोग करेगा तो पैत्तिक विकार होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मूल प्रकृति पैत्तिक है, इसलिए पित्त को बढ़ाने वाले खान पान रहन सहन से मैं बच कर रहा हूं। ऐसे ही कफ प्रकृति वाला व्यक्ति भी है, या द्वंद्वज प्रकृति, दो दोषों का मिश्रण जिसमें भी है, तो अपने डोमिनेंसी दोषों की देख करके हम प्रकृति को जान लेते हैं, तो
उन व्यक्तियों में उन दोषों से संबंधित व्याधियां होने की संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा रहती हैं। तो वह इस प्रकार का संयम, इस प्रकार का आचरण में अपने व्यवहार में इसको शामिल करेंगे तो उसको बढ़ाने वाले कारकों से वो बचकर रहेंगे। जी सर, एक सर प्रश्न है डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव मैम का, और इनका प्रश्न है कि फ्रीक्वेंटली इंटरवल फूड इज यूजफुल फॉर ओल्ड एज पर्सन, इज इट ट्रू? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसमें एज गौण है, अग्नि प्राधान्य है। कोई ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति है जिसकी अग्नि बहुत अच्छी है, सुबह खाना खाया, जिसको आजकल ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो करते करते 12 बजते बजते तो निडाल होने लगता है, नहीं अब खाना चाहिए, उसकी अग्नि ठीक है, तो वो स्मॉल फ्रिक्वेंटली में, उसको स्मॉल क्यों लेना, उसको तो पर्याप्त मात्रा में दीजिए। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि आहार मात्रा उन्हें अग्नि बलापेक्षणी, वह उम्र से, वह काल से, वह लिंग से, वह ऑक्युपेशन से निर्धारित नहीं होती। वो निर्धारित होती है केवल केवल और केवल अपनी अपनी अग्नि के आधार पर। इसलिए उस व्यक्ति की पाचकाग्नि यदि ठीक है, वो चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वकील हो, मजदूर हो, मजिस्ट्रेट हो, जो भी कोई है, उसकी अग्नि के आधार पर उसकी आहार की मात्रा तय की जानी चाहिए। वह इतना जरूर रखे, अगर 3 घंटे में भोजन पच रहा है तो 3 घंटे बाद दोबारा ले सकते हैं। किसी को 5 घंटे लग गए पहने वाला भोजन को पचाने में, तो 5 घंटे बाद ले। इसलिए कोई थंब रूल नहीं, इफ अग्नि इज बेटर he can took frequently। जी सर। सर, आपने जो माइक्रोवेव के बारे में भी बात की थी, और इसी के साथ साथ आपने फ्रिज के बारे में भी बात की थी, और ऐसे बहुत से साधन है जिनका हम घरों में उपयोग करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसको जिस प्रकार से दिखाया जाता है हमारे सामने, कि विज्ञापन का युग है, और उस विज्ञापन के माध्यम से, उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन फेसबुक यूजर के द्वारा ये रमा दत्ता जी का एक कमेंट है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसके माध्यम से हम लगातार ऐसे कुछ चीजों में फंस जाते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं भी करना चाहते, लेकिन धीमे धीमे हम उनको देखते देखते उनको ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करने लगते हैं। तो उनका प्रश्न जो है वो इसी पर आधार करके है, और उनका कहना है कि अति उत्तम जानकारी पर सर आज की पीढ़ी को यह शिक्षा कैसे दें, उन्हें कैसे जागरूक करें, सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान आप बताएं। बातें बहुत अच्छी हैं, पर व्यवहार में नहीं लेने पर कोई मतलब नहीं है, ये सच बात है। तो देखिए, जब हम तर्क के आधार पर उनको बताएंगे, तथ्य के आधार पर उनको जब बताएंगे, और ये उनको एहसास होगा कि जिसने विज्ञापन करना है उसका अपना इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट आपको खुद को देखना पड़ेगा। जिसने विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाना, अपना बिजनेस चलाना है, वो तो वही करेगा, वो केवल वही बात बोलेगा। उसमें कुछ कमी खराबी भी है तो बहुत बारीक अक्षरों में लिखेगा नीचे कि इसमें ये दोष हो सकते हैं, जो दिखाई नहीं देते हो, वो हमको तय करने पड़ेंगे। इसलिए ये तो स्वयं जागरूक होना ही पड़ेगा खुद के लिए कि मेरे हित में क्या है, ये मुझे कोई दूसरा बताएगा क्या? मेरा हित मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। विज्ञापन का युग है, बाजारवाद है, बाजार हावी हो रहा है, वो सब गतिविधियां चलेंगी। वो आंखों के रास्ते दिल में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ये बता दिया गया है कि उसकी हेल्थ तो हॉर्लिक्स खाएगा तो ही बनेगी, उसको अगर सत्तू पिलाओगे घी गुड़ मिला करके तो उतना फायदा उसको, न टेस्ट आएगा न मजा आएगा उसको। तो मूंगफली के छिलके 800 रुपए किलो खरीद करके बच्चों की माताएं उसको खिला देंगी, लेकिन मूंग की सत्तू, जो कि सत्तू बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर उसको खिलाया जाएगा, वो उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उस विज्ञापन का असर है। तो इस मकड़ जाल से तो निकलना पड़ेगा, और इसलिए आप जैसे लोगों की, या ऐसा प्लेटफॉर्म चलाने वालों की, या हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि बार बार आग्रह पूर्वक बताना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है। उदाहरण के लिए मैं कहूं, ये समय तो ज्यादा हो रहा है लेकिन चूंकि रिलेवेंट बात है, मैं जो चिकित्सा करता हूं तो मेरे पास युवक आते हैं। अब उनसे कहो किसी से कि तुम सुबह जल्दी उठो, संभव ही नहीं। तो बहुत वर्षों तक मेरी कोशिश रही कि उनको जल्दी उठने के लिए प्रेरित करूं। अंत में थक हार कर मुझे लगाए कि इनके साथ व्यावहारिक समस्या यह है कि रात को 11, 12, 1 बजे तक तो ये सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तब कैसे वो सूर्योदय से पहले उठ पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो मैंने उनको जल्दी उठना कहना बंद किया। मैंने उनको कहा कि भाई तुम्हारी मर्जी हो तब उठना, पर तुम सोना 10 बजे शुरू कर दो, 11 बजे शुरू कर दो। तो मुझे लगा कि 11 बजे भी सोएगा तो व्यक्ति 6 बजे उठ जाएगा, पर 2 बजे 1 बजे सोकर फिर उससे सूर्योदय से पहले उठने की अपेक्षा करेंगे तो उचित नहीं है वो। तो ये कोशिश की मैंने और उसमें सफल भी हुआ। जब उनको बताने लगा
कि आपका 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम की आप मुझे प्रोडक्टिविटी बताइए। क्या जो बाइडन या ट्रंप या पुतिन आपसे बात करने वाला था क्या, जो आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे? मोदी जी आपका इंतजार कर रहे थे क्या? या आईसीएमआर वाले आपसे कोई सजेशन लेने वाले थे क्या, इस पेंडेमिक का क्या उपचार करें? तो अनप्रोडक्टिव टाइम जो हमारा निकल रहा है, उससे बचना है यदि, तो आप सोना जितने बजे चाहते हो उससे आधा 1 घंटा पहले इन डिवाइसेस को दूर रखो। एक बार आप सो जाओ पहले, जब आप सोएंगे समय से तो ही समय पर उठ पाएंगे। ये मुझे इस प्रयास में मुझे सफलता भी मिली, बहुत लोगों की बात गले उतरी भी। तो ऐसे ही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका विचार जो अगली पीढ़ी है, जो थोड़ी आगे 40 पार कर चुकी है, उसको ये ध्यान देने की जरूरत है, ये ताकि नई पीढ़ी को हम बता सकें भला क्या है बुरा क्या है। कोई भी विज्ञापन चैनल हमारे हित की नहीं सोचेगा, वो अपने हित की सोचेगा। ये बात उनको गले उतारने की जरूरत है, और तथ्य के आधार पर, शास्त्र का आधार है, विज्ञान का आधार है, इसके आधार पर हम एक बात को बार बार कहेंगे तो वो बात उनके गले उतरेगी। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम भुला जरूर चुके हैं हमारे संस्कार को, पर कहीं कहीं हमारे जेनेटिक्स में अभी भी मौजूद है, उसका आवरण यदि हम हटाएंगे तो ये बात ध्यान में आएगी और संसार को वो दिखने लग गया। उन जिन लोगों ने ये सब इन्वेंशन किए हैं, उन्होंने उसको सीमित कर दिया, एक लिमिट तक उसका उपयोग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जीवन शैली श्रेष्ठ है, और इस पैंडेमिक ने तो सारे संसार की आंखें खोल दी। ऐसे में हमारी नई पीढ़ी को भी इसके तथ्य आधार पर, तर्क के आधार पर, लाभ हानि के आधार पर जब उनको बताएंगे, ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने देंगे। अक्षय कुमार को ध्यान में नहीं आता है क्या कि जो नियमित रूप से साल में 2 बार अपने शरीर का संशोधन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर कराता है, तो वो काम नहीं करता है क्या? कर ही रहा है। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे 9 बजे बाद किसी से मीटिंग का टाइम नहीं देते थे, वो समय से सवा समय, तो देश उस समय भी चला ही था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम 11 बजे से 2 बजे के बीच में कोई काम करें। और वही समय ये मानकर चले कि जो व्यक्ति सूर्योदय से 1 घंटे 2 घंटे पहले उठता है, जो व्यक्ति सूर्योदय से जितने घंटे पहले उठता है, उसके 24 घंटे में उतने घंटे ऐड कर दीजिए, उसका दिन 25 घंटे का होगा, उसका दिन 26 घंटे होगा जो सूर्योदय से पहले उठता है। ये लाभ जब उनको बताया जाएगा तो उनके गले उतरेगा। परंतु धारा ऐसी चल रही है, जितनी धारा तेज है, प्रयास और उसके प्रतिकूल धारा के ताकत भी उतनी ही लगानी पड़ेगी। निश्चित रूप से लाभ बताने की आवश्यकता है, लेकिन लाभ बताने वाले भी आप जैसे लोग होंगे, तो वे निश्चित रूप से हम समझ भी पाएंगे उस बात को, क्योंकि आप उसको न केवल व्यवहार के दृष्टिकोण से अपितु विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझा पाते हैं, और यही हमारे लिए आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक भी है। एक प्रश्न और है सर, और वो प्रश्न थोड़ा सा आयुर्वेद और संस्कृत को एक साथ लेने की बात के लिए है। और आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है, और संस्कृत को पूरी तरह से आयुर्वेद से अलग कर दिया गया। भवन्तः अपि संस्कृतं वदन्ति एव तथा भवन्तः उक्तवन्तः यत् संस्कृतं तु मम मूल विषयः आसीत्, अर्थात आपका जो मूल विषय था संस्कृत था, और संस्कृत के साथ जुड़कर के आप आयुर्वेद के साथ भी आप जुड़े हैं। लेकिन आज की स्थिति में संस्कृत अलग है और आयुर्वेद पूरी तरह से अलग है, जबकि हम जानते हैं कि आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो आज की स्थिति में या भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका क्या विचार है? बहुत सुंदर प्रश्न है, मेरे मन की बात भी है। और आशुतोष जी, इस प्रश्न को आप अंतिम प्रश्न लीजिए, मैंने जैसा निवेदन भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि केवल आयुर्वेद के लिए नहीं, संस्कृत तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए, केवल आयुर्वेद के लिए नहीं, क्योंकि संस्कृत तो संस्कार करती है व्यक्ति का, आचरण का संस्कार, वाणी का संस्कार, व्यवहार का संस्कार, इसलिए संस्कृत सबके लिए आवश्यक। अब कोई आयुर्वेद करने के लिए, आयुर्वेद में प्रवेश के लिए संस्कृत की बात करता है तो मैं उससे सहमत नहीं। मैं अच्छे अच्छे संस्कृत के प्रोफेसर्स को जानता हूं कि उनका अच्छा मेधावी बालक है, उसको विज्ञान में भेजेंगे, और जो सामान्य औसत से कम बालक है उसको संस्कृत पढ़ाएंगे। यदि वो संस्कृत की पैरवी करने वाला व्यक्ति, अगर प्रोफेसर अपने उस संतान को जो श्रेष्ठ है, पढ़ने में मेधावी है, उसको अगर संस्कृत के माध्यम से पढ़ाता तो उनके मुंह से संस्कृत की पैरवी करना अच्छा लगता। विज्ञान अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए संस्कृत नितांत आवश्यक है। और इसलिए मैं एक ऐसी बॉडी में भी रहा हूं जो सारे देश की आयुर्वेदिक एजुकेशन को रेगुलेट करती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उसके एग्जीक्यूटिव में है। वहां मैंने कहा कि विज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है,
वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेगा तब तक उसको पदार्थ विज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए पदार्थ विज्ञान हम यहाँ पे पढ़ाते समय संस्कृत पढ़ा देंगे, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो हम कहाँ तक पढ़ाएंगे। इसलिए विज्ञान का विद्यार्थी बेसिक साइंस पढ़कर आए और फिर हम तर्क संग्रह उसको पढ़ाएंगे, फिर हम उसको पदार्थ विज्ञान पढ़ाएंगे, और वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का ज्ञान नितांत आवश्यक है, परंतु विज्ञान भी उतना ही जरूरी है। जब हम सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम या खादिन्यात्मा मनक कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, पंच महाभूत और काल और ये दिशा, ये सब द्रव्य हैं, ये उसको जब पता चलेगा कब, जब वो फिजिक्स पढ़ा हुआ होगा। इसके लिए विज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक और संस्कृत भी नितांत आवश्यक। लेकिन संस्कृत के विद्वान जो ये बात करते हैं कि आयुर्वेद में प्रवेश के लिए संस्कृत की योग्यता होनी चाहिए, मैं उन्हीं से प्रति प्रश्न करता हूं कि वो अपनी श्रेष्ठ संतान, मेधावी संतान को तो आईआईटी के लिए कोशिश करेंगे और संस्कृत की पैरवी की बात करेंगे। उनका व्यवहार आचरण भी वैसा ही होगा जो संस्कृत के प्रेमी है, तो अच्छा स्टफ आयुर्वेद में भी आएगा। विज्ञान का जानकार भी आना चाहिए। संस्कृत को भाषा के नाते हम आयुर्वेद के अध्ययन के दौरान बराबर पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन बेसिक साइंस भी उसको आना आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान है, इसके लिए साइंस का ज्ञान भी उसको आवश्यक है। इतना मुझे कहना है भी। और आपने जो कहा था टेक होम मैसेज के नाते मैं 2-4 शब्द वाक्य और कहता हूं, फिर बात पूरी करूंगा। देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कुछ अधिकार हैं और ऐसे ही कुछ कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों में एक बात जोड़ लीजिए, और जो संविधान में लिखी हुई नहीं है, वो यह है कि स्वस्थ रहना मेरा दायित्व है। एक राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भक्त होने के नाते मुझे स्वस्थ रहना है। अगर मैं स्वस्थ रहता हूं, यह भी मेरे हिस्से की देशभक्ति है। इस देश में 138 करोड़ लोग हैं, 1/138 करोड़ भारत मैं हूं। मैंने अपने हिस्से के भारत को स्वस्थ रखना है, तो मुझे स्वस्थ रखना होगा, और इसके लिए जितनी जिज्ञासा, जितना अध्ययन, जितना परिश्रम प्रयास करना होगा वो मैं करूंगा। मैं अपने हिस्से के हिंदुस्तान को स्वस्थ रखूंगा तो सारा देश स्वस्थ रहेगा। मुझे लगता है कि इस वेबिनार के माध्यम से अगर इतना संदेश हम लेकर जाते हैं कि स्वस्थ रहना ही मेरी जिम्मेदारी है, मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आज आप देखें, इस पेंडेमिक के दौरान कितने हजारों करोड़ का बजट चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च हुआ है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहे तो चिकित्सा व्यवसाय पर, चिकित्सा क्षेत्र पर होने वाला खर्चा अगर विकास पर खर्च होता है, हम कल्पना कर सकते हैं हमारी स्थिति कहां से होगी। मुझे लगता है इस सीमित समय मुझे इतनी बात करना ही पर्याप्त लगता है। कुछ अच्छा लगा हो तो रश्मि मैडम को और आशुतोष को धन्यवाद दीजिए। कुछ कमी रही है तो मेरे हिस्से की है, मुझे बताइए, मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से बहुत आभार और धन्यवाद सर। और आज कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिली जो कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और हमारे जीवन के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से जो हमारा सोपान चल रहे हैं, हम लगातार एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका ये व्याख्यान जो है उसमें एक नए सोपान के रूप में दर्ज हो चुका है। और निश्चित रूप से ये सभी सोपान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं और उन्हें जानने भी जरूरी है। आपका अगला व्याख्यान है और इसके लिए हम इसको अब जल्दी ही समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं, और कल्याण मंत्र के साथ अब हम इस कार्यक्रम को आज समापन की ओर लेकर के चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और अपने जो स्तर का स्वस्थ रहने का जो दायित्व है उसका निर्वाह करते चले जाएं, और यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। और आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।